हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के बारे में। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। इससे पहले अपने सोम के जो दो टॉपिक थे अपने बेसिक पहले चैप्टर में से बेसिक में से वो कंप्लीट कर दिया। टॉर्जन और स्प्रिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। टॉर्जन और स्प्रिंग के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में बताइए, अपने फिर से आपकी जो भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की एक अलग से क्लास ले आएंगे। तो चलिए आज अपने बात करेंगे एफएम के बारे में। एफएम का आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो बर्नौली थ्योरम है। और एक पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ कुछ भी नहीं है, उसको अपने एमसीक्यूज के थ्रू ही देखेंगे। पढ़ने की उसमें कुछ भी पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। हाइड्रोलिक मशीन्स में एचएम में आपके फ्लूइड पंप है, तो वो अपने अगले क्लास में देखेंगे। तो आज अपने बात करते हैं बर्नौली थ्योरम के बारे में कि बर्नौली थ्योरम होती क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं अजम्पशंस ऑफ थ्योरम, मान्यता किसकी, प्रमेय की, बर्नौली प्रमेय की। ठीक है, बर्नौली प्रमेय की मान्यताओं के बारे में अपने देखते हैं। जब जब भी अपने किसी थ्योरम को निकालते हैं उसको थ्रू डेरिवेशन या किसी भी तरह से, तो उसकी कुछ मान्यता होती हैं, उसको अपने मान के चलते हैं। तो उसी प्रकार से बर्नौली थ्योरम की भी कुछ मान्यताएं हैं जो आपके एग्जामिनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा आपसे एग्जामिनर उठा के पूछ लेता है कि निम्न में से बर्नौली प्रमेय की, बर्नौली थ्योरम की अजम्पशंस या मान्यताएं कौन कौन सी हैं या कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि डेरिवेशन करते समय, प्रैक्टिकल करते समय बर्नौली थ्योरम का जो फ्लो होगा, जो पाइप के अंदर दोनों पॉइंट के अंदर फ्लो होगा, वो कैसा होगा, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल होगा, वह अपरिवर्तित और असंपीड्य होगा। अपरिवर्तित फ्लो कैसा होता है, जहां पे ना उसके आयतन में परिवर्तन आता है, ना उसके वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी में, ना उसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। उसको अपने क्या कहते हैं, उसको अपने स्टेडी फ्लो कहते हैं, अपरिवर्तित फ्लो कहते हैं, अपरिवर्तित प्रवाह कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो कैसा होता है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, तरल क्या होता है जिसको अपने दबा नहीं सकते। ठीक है, उसको अपने क्या कहते हैं, सॉरी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे अपने पहली बात होगी। दूसरी बात करते हैं कि डेंसिटी एंड टेम्परेचर इज अनचेंजेबल। अभी अपने ऊपर यही बात करके हटे हैं कि घनत्व और तापमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो जैसा पहले पॉइंट पे था वैसे ही पाइप के लास्ट पॉइंट में भी वैसा ही घनत्व और तापमान अपने पास निकल के आएगा। तीसरी बात करते हैं, द स्पीड इज सेम एट एवरी पॉइंट। गति हर बिंदु पर समान होगी। मतलब अपने पूरी पाइप का, ठीक है, जिस पाइप के लिए अपने बर्नौली थ्योरम को निकाल रहे हैं, उस पूरी पाइप का कोई भी पॉइंट उठा के देख ले, वहां पर जो गति होगी वो सेम होगी। पहले से लास्ट तक कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे गति में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो फ्लो होगा वह अपरिवर्तित असंपीड्य होगा। घनत्व और तापमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। जो गति होगी वह भी समान होगी, सेम होगी हर एक बिंदु पर। फ्लो इज नॉन विस्कस। उस पर श्यानता बल, जो विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी का जो गुण है वो नहीं होगा। वह फ्लो आसानी से बह सकेगा। ठीक है, आसानी से, बिल्कुल आराम से, किसी प्रकार का विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। तो फ्लो क्या होगा, वो जो तरल होगा वो उसका फ्लो क्या होगा, नॉन विस्कस होगा। इस बारे में आप ध्यान में रखेंगे। और किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की हानि नहीं होगी जब भी अपने बर्नौली थ्योरम को निकालेंगे। तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी ऊर्जा में हानि नहीं देखने के लिए मिलेगी। इतनी सब ऊर्जा में हानि मतलब कैसी होती है यदि आप पूछो तो जब भी किसी पाइप में फ्लो होता है तो फ्रिक्शन के कारण हेड लॉसेज होते हैं, शीर्ष में हानि होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को आप हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लेना। तो फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉसेज वगैरह होते हैं उसमें एनर्जी का लॉसेज होता है। अन्य बहुत सारे रीजन है जो अपने को इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अपने लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि बर्नौली थ्योरम के लिए यह मान्यता है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता बर्नौली थ्योरम। सीधा अपने देखेंगे, सीधा लिखेंगे कि बर्नौली थ्योरम होती क्या है, ज्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे। एक बात, अगर एग्जामिनर आपसे बर्नौली थ्योरम से कोई प्रश्न पूछेगा ना तो वो ये वाला प्रश्न पक्का पूछेगा।
कि बर्नौली थ्योरम कौन से नियम पर कार्य करती है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर कार्य करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कार्य करती है। ये एक लाइन है पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मानिए, आपके अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं है, कंटिन्यूटी इक्वेशन यदि आपकी होती तो उसमें से क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्क पे वो कार्य करती है, ठीक है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए ये कार्य करती है, सॉरी, कंटिन्यूटी इक्वेशन वर्क के लिए नहीं, मास के लिए कार्य करती है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। और बर्नौली थ्योरम किस पे करती है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। कंफ्यूज मत हो जाना, बर्नौली थ्योरम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर काम करता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बर्नौली थ्योरम कार्य करती है। अब अपने एक एक कर बात करते हैं कि बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय होती कैसी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एग्जामिनर आपसे पूछता है फालतू की बात वो नहीं पूछता है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका एग्जाम से प्रश्न बाहर नहीं आएगा, अपने वही बात करते हैं। तो चलिए डेफिनेटली अपने आगे डिस्कस करते हैं। देखो, बर्नौली थ्योरम के बारे में लिखे तो पी अपॉन में रो जी प्लस वी स्क्वेयर अपॉन में 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होती है बर्नौली थ्योरम। बस इसका ही सारा जोल है, इसके बारे में ही अपने सभी डिस्कस करते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या होती है, एक बार सभी के सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। पी अपॉन में रो जी प्लस वी स्क्वेयर अपॉन में 2g प्लस जेड इज इक्वल टू सी, मतलब कॉन्स्टेंट होती है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, कोई मैंने ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मारा, कोई आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं बताई। इसी चीज़ को ना अपने एक और तरीके से लिखा, एग्जामिनर आपको दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो ये और दूसरा तरीका अपने पास क्या है, पी अपॉन में स्मॉल w प्लस वी स्क्वेयर अपॉन में 2g प्लस जेड इज इक्वल टू सी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये स्मॉल w कैसे आया, अपने उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्मॉल w होता क्या है। आपने रो जी की जगह पे स्मॉल w कैसे लिख दिया, अभी अपने उसको देखते हैं। ये दो बातें आप याद रखोगे, किसी प्रकार से आपसे प्रमेय पूछ सकता है, पी अपॉन में रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस जेड इज इक्वल टू सी। सेकेंड क्या, पी अपॉन में स्मॉल w प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस जेड इज इक्वल टू सी। तो हाँ, चलिए अपने एक एक कर इनके बारे में देखेंगे। पी अपॉन में रो जी क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में 2g क्या होता है, जेड क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। अभी आप रुकिए, सबसे पहले अपने रो जी की जगह डब्ल्यू कैसे लिखा वो बात करते हैं। देखिए, डब्ल्यू मतलब होता है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है अपने पास, डब्ल्यू अपॉन में वी, वी मतलब वॉल्यूम, मतलब भार अपॉन में आयतन, ठीक है। इसके अनुपात को अपने क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट। आप हिंदी में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि हिंदी में स्पेसिफिक वेट को क्या कहते हैं, बल्कि आप इंग्लिश लेके चलिए। मैं पहले दिन से आपको ये चीज़ कहता हूँ, इंग्लिश मत छोड़िए, इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टेक्निकल टर्म सारी की सारी आप इंग्लिश में याद ही रखने की कोशिश किया कीजिए। तो W अपॉन इज इक्वल टू W अपॉन में V, ठीक है। इतनी बात आप सबको समझ आ गई होगी। जो W होता है उसको अपने क्या कह सकते हैं, मास अपॉन में गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान इनटू में गुरुत्वाकर्षण, अपने W को लिखते हैं। आप सबको ये बात पता होगी, जिसको नहीं पता उसको मैंने आज बता दी कि भार क्या होता है, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुने को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो इसी प्रकार से मास इंटू जी अपॉन में वी अपने लिख सकते हैं। यह बात सभी को समझ आ गई है, अगर नहीं आती नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको अगली क्लास में फिर से समझा दूंगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक की क्लास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी एक घर वाली बात है, आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम होगी वो समझाई जाएगी। W इज इक्वल टू एम जी से अपनों ने एम जी लिख दिया। मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है डेंसिटी। घनत्व को क्या कहते हैं, द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को अपने क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व। उसी चीज से अपने पास निकल के आया रो जी। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। रो जी की जगह पे चाहे आप डब्ल्यू लिख दीजिए, आपको एग्जामिनर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप आराम से पीछे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। जो बातें इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कहाँ से आया सब बात आपसे बता के चल रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो कहाँ से है, जो चीज़ बताने लायक है वो बता रहा हूँ।
अब अपने एक एक कर डिस्कस करते हैं, चाहे वो रो जी के लिए हो, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो कुछ भी लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी, या तो अभी क्लास पहले ही कर दूँ, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम थी। राष्ट्रपति की एमसीक्यूज की क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वह क्लास है, ठीक है। और राष्ट्रपति के बारे में आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, या इससे पहले होगी मुझे अभी कंफर्म नहीं, अब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इंटरनेट प्रॉब्लम है। जब भी वो सही होती है तब आपकी राष्ट्रपति की क्लास मतलब सही कर दी जाएगी। तो अपने बात करते हैं पी अपॉन में रो जी क्या होता है। तो याद रखेंगे प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, दाब शीर्ष कहते हैं अपने किसको, पी अपॉन में रो जी को अपने क्या कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं। वी स्क्वायर अपॉन में टू जी को अपने क्या कहते हैं, कैनेटिक हेड, कैनेटिक हेड कहते हैं। क्या कहते हैं अपने, गतिज शीर्ष कहते हैं। याद रखेंगे आप, पी अपॉन में रो जी को क्या कहते हैं, प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन में टू जी को क्या कहते हैं, कैनेटिक हेड, गतिज शीर्ष कहते हैं। जेड, जेड को अपने कहते हैं स्थिति, मतलब अपने क्या कह सकते हैं, स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड, स्थिति, स्थितिज शीर्ष अपने इसको कह सकते हैं। इतनी बात आप याद रखोगे, मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होगी। आसानी से अपने आराम से देखो, आपके पास बहुत टाइम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है आपके पास। ये मत सोचना कि अपने पास टाइम कम है। जितना पढ़ रहे हो ना, प्लीज़ डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, ठीक है। ज़्यादा मत पढ़िए, जितना आपके काम का उतना पढ़िए, पर वो जो पढ़ रहे हो ना उसको ऐसा पढ़ना है कि आपसे ऊपर उस चीज़ को कोई ना जानता हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़िए। आपको लगता है कि नहीं बर्नौली थ्योरम में मैंने कम करवाया है, आपको लगता है कि मैं किसी और से जाके बर्नौली थ्योरम और अच्छे से करूँगा, आप कीजिए। मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, मुझे इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कहीं से पढ़िए, इतना अच्छा पढ़िए कि आपसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इतनी बात अपने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रमेय होती है ये आइडियल फ्यूल के लिए होती है, ठीक है। आइडियल को अपने हिंदी में आप कुछ भी कह सकते हो, देखो सैद्धांतिक, सैद्धांतिक कह सकते हो ना, सैद्धांतिक, ये ऐसा आएगा। सैद्धांतिक फ्लूइड के लिए होती है, आइडियल तरल के लिए, सैद्धांतिक तरल के लिए होती है, आइडियल फ्लूइड के लिए होती है। परंतु ये वहीं अपनी दूसरी तरफ वास्तविक तरल के लिए करें, वास्तविकता या रियल फ्लूइड के लिए करें, वास्तविकता में क्या होता है, वही सेम पी अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन में टू जी प्लस जेड, पी वन ये वन वन से अपने डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू पी टू अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू टू वी टू अपॉन की स्क्वेयर टू जी प्लस जेड टू, प्लस यहाँ पे एच एल एक टर्म यूज होगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये एच एल क्या होता है सर, आपके ऑब्वियस ही बात है, आपके दिमाग में आएगा। यह प्रमेय बर्नौली थ्योरम की वास्तविकता है कि वास्तव में दो बिंदुओं के अगर मध्य अपने बर्नौली थ्योरम निकालते हैं तो वास्तव में ये आती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है। एच एल जो है वो है हेड लॉस, हेड लॉस शीर्ष हानि, ठीक है। जब भी किसी पाइप में तरल का प्रवाह होगा उसमें किसी ना किसी प्रकार की हानियां जरूर होती हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, अपने उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि जो हेड लॉसेज होते हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो, चाहे वो किसी मरोड़ के कारण, मोड़ के कारण, मरोड़ नहीं किसी मोड़ के कारण, अपने वो मरोड़ का टॉपिक कर करके मरोड़ ही मुंह से निकल रहा है, तो किसी मोड़ के कारण हो, चाहे कोई पाइप बड़ी हो रही है जाते जाते उसके कारण भी हेड लॉसेज होते हैं, कोई पाइप सिकुड़ रही है उसके कारण भी शीर्ष में हानियां होती हैं, तो बहुत प्रकार की हानियां होती हैं। तो वो सभी अपने वास्तविक बर्नौली थ्योरम में अपने कंसीडर करके चलते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं, एच एल हेड लॉस अपने कहते हैं। होप सो आसानी से बड़े प्यार से आपको समझा दिया। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं मैं बता देता हूँ। एक को अजम्पशंस याद कर लेना, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये कोई भी मत भूलना, चाहे कहीं भी लिख लो अपने पास, चाहे आप अपने अलार्म लगा लो, वो अलार्म के वक्त आप ये बोलोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बर्नौली थ्योरम के लिए है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर बर्नौली थ्योरम कार्य करता है। पी अपॉन में रो जी, वी स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, वास्तविकता में कॉन्स्टेंट होता है। प्रेशर हेड, कैनेटिक हेड और स्टैटिक हेड के बारे में आप याद रखेंगे। और वास्तविक सॉरी सिद्धांतिक तौर पे तो ये होता है, और वास्तविक तौर पे अपना बर्नौली थ्योरम ये होती है। आसान भाषा में आसानी से अपने पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। आई होप आपको अब मेरे से अगर देखो, अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है मेरी एनर्जी लेवल लो है, आपको पर अब तो ये हैप्चुअल हो गए होगे कि यार मेरी एनर्जी लेवल के आप हैप्चुअल हो गए होगे, ठीक है, तो मुझे उस चीज़ से मुझे नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम देखते हैं, बर्नौली थ्योरम का प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस जगह पे किया जाता है। वेंचुरी मीटर, ओरिफिज मीटर और पिटोट ट्यूब, हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, बस वेंचुरी मीटर को वेंचुरी मीटर हिंदी में लिख देते हैं और कोई बात नहीं है। तो वेंचुरी मीटर को अपने वेंचुरी मीटर, ओरिफिज मीटर और पिटोट ट्यूब, तीन एप्लीकेशन है। याद रखना, एग्जामिनर सीधा पूछता है निम्न में से बर्नौली प्रमेय की एप्लीकेशन कौन कौन सी है, उसका प्रयोग कौन कौन सा है, तो कौन सा है, वेंचुरी मीटर, ओरिफिज मीटर और पिटोट ट्यूब। आसान है, आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने डिस्कस करते हैं वेंचुरी मीटर। देखो आराम से पीछे होके बैठ जाओ, नोट डाउन करने का टाइम आएगा, मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर लेना, या मैं जब भी आके स्लाइड मूव कर दूं आप उससे पहले बैठ जाके नोट कर देना। आराम से समझो, आराम से आप इस चीज को समझो, जल्दी मत करना। देखिए ये है इनलेट, ठीक है, वेंचुरी मीटर है ये, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मैं अपने उस बात में चला गया। ये वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे है D1, D1 क्या है ये D1? ये इनलेट डायमीटर है, मतलब जहां से पानी अंदर आता है वहां का व्यास है। इतनी बात आप समझ गए। यहाँ आएगा D2 और यहाँ से पानी आउटलेट हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। वेंचुरी मीटर के बारे में अभी बताता हूँ, इसका प्रयोग भी क्या है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। हर एक बात, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, आप मत घबराओ, ठीक है। आपने पहले वेंचुरी मीटर का स्ट्रक्चर देखते हैं, देन उसके बाद में अपनी बात करेंगे कि इसका यूजेस क्या है। पहले अपने स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, इस चीज़ के बारे में मत सोचना। इसको मतलब ये जो ऑरेंज साइड देख रहे हो ना आप, इतनी, ठीक है, इतनी इतनी, इसको कहते हैं वेंचुरी मीटर की कन्वर्जेंट साइड। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट साइड कहते हैं इस चीज को, जो आप इतनी चीज देख रहे हो इसको डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट साइड। और ये बीच में है, इसको कहते हैं थ्रोट। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। मैं हिंदी में एक सेकंड आपको देख के बताता हूँ। हिंदी में इसको कहते हैं अभिसारी, आई होप अभिसारी ही कहते हैं, अभिसारी। इसको कहते हैं अपसारी, और इसको कहते हैं कंठ, कंठ इसको कहा जाता है। इतनी बात आप सभी को आराम से समझना, जल्दी नहीं है, मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसी कारण वेंचुरी मीटर को बहुत सारी, इसमें इतने छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। बड़ा प्रश्न नहीं बनता, इतने छोटे से पॉइंट से उठा के एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, आपको यार ये तो पढ़ाया नहीं था, ठीक है। वो चीज़ मत होने देना। इतने हिस्से को अपने क्या कहते हैं, इतने हिस्से को थ्रोट कहा जाता है। और जहाँ ये पाइप का मुंह खुल रहा है, ठीक है, पतले से बड़ा हो रहा है, वहाँ उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। यहाँ इसको कहते हैं, यहाँ लगी होती है नोजल और यहाँ पे होता है डिफ्यूजर। नोजल और डिफ्यूजर विस्तारक कहते हैं हिंदी में इसे अपने, और नोजल को अपने कहते हैं नोक, आप कह सकते हैं। इतनी बात, इसका ओवरऑल आपको व्यू मैंने बता दिया है, ठीक है। ओवरऑल आपको इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है कि वेंचुरी मीटर क्या होता है। अब अपने डिस्कस करते हैं इसका कार्य क्या होता है, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट की कन्वर्जेंट साइड का काम क्या है, डाइवर्जेंट साइड का काम क्या है, थ्रोट किस लिए काम में आता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया गया है, नोजल का क्या काम है। देखो वेंचुरी मीटर का यूज होता है शहरों की पाइप लाइन में डिस्चार्ज नापने के लिए,
किस लिए यूज होता है? शहरों की पाइपलाइन का डिस्चार्ज नापने के लिए अपने क्या यूज करते हैं? अपने वेंचुरीमीटर यूज करते हैं। याद रखना किस लिए यूज होता है? शहरों की पाइपलाइन का डिस्चार्ज नापने के लिए यूज होता है। अब अपने बात करेंगे सर ये डिस्चार्ज क्या होता है? अभी आपने एक शब्द यूज किया डिस्चार्ज, विसर्जन जिसे अपने कहते हैं, ये क्या होता है कि विसर्जन इसको क्यों से डिनोट करते हैं? देखो पाइप के दो टर्म्स आती हैं, एक पाइप के लिए बात करते हैं। पाइप के लिए डिस्चार्ज क्या होता है? फ्लो थ्रू पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना पानी बह रहा है उसको अपने क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं। नॉर्मल सी बात है यार, आप टूटी खोलते हो, ठीक है, टूटी आपने खोल ली है, उसमें 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आया है ना, उसको आप डिस्चार्ज कहोगे। आसान भाषा में इससे आराम से मैं नहीं समझा सकता। 1 सेकंड में उसमें से कितना पानी बाहर आया है उसको आप उस पाइप का डिस्चार्ज कह सकते हो, ठीक है, उसको डिस्चार्ज कहेंगे अपने। तो इसको कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन में टाइम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन में टाइम अपने इसको कहते हैं। हाँ, इसको अपने यूनिट होते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो बात हुई पाइप के लिए, ठीक है, पाइप के लिए अपने निकाल सकते हैं। पर यही चीज अपने अगर डिस्चार्ज ओपन चैनल, ओपन चैनल मतलब कहीं अपने मान लो अपने नहरों के लिए निकालना है, किसी रिवर के लिए निकालना है, तो वहां पे क्या फॉर्मूला यूज होता है? वहां पे होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। वहां पे अपने इस प्रकार से वॉल्यूम और टाइम के अनुसार नहीं निकाल सकते हैं, वहां पे यूज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर कितने एरिया में से उसकी वेलोसिटी क्या थी प्रवाह की, उसको वहां का डिस्चार्ज कहेंगे। इसकी यूनिट भी क्या होती है? Q इज इक्वल टू ए इंटू में बी। थोड़ा सा जगह मुझे लग रहा है कम रह गई है, पर आपको समझाने के लिए बहुत है, ठीक है। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी अपने पास क्या आएगी? देखो एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वेयर इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब आयतन, और टाइम मतलब समय, मीटर क्यूब पर सेकंड। मेरे ख्याल से मेरे फोटो के ऊपर आज आ ही जाएगा, तो इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकंड। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया आज अपना ये, थोड़ा सा फिगर कंजस्टेड हो गया, पर फिर भी आप याद रखेंगे वेंचुरीमीटर का यूज क्या है? शहरों की पाइपलाइन में डिस्चार्ज नापने के काम आता है। डिस्चार्ज क्या होता है? यदि अपने पाइप के अकॉर्डिंग बात करें तो इकाई समय में प्रवाह द्रव को अपने क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं। वॉल्यूम पर टाइम, वॉल्यूम पर सेकंड अपने इसको लिख सकते हैं। यही चीज अपने ओपन चैनल के लिए, एक नहरों के लिए यूज करें तो एरिया इंटू वेलोसिटी से अपने निकालते हैं Q इज इक्वल टू ए इंटू में बी। थोड़ा सा कंजस्टेड है, आप आराम से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को आप लिख लेना, मैं नोट इरेज कर रहा हूँ। अब अपने बात करेंगे एक एक कर हर एक इसके ऊपर कि किस प्रकार से क्या होता है। यार ये इरेज होने बहुत टाइम लगाएगा, नहीं ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, कुछ ना नया इसको कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे आराम से इरेज हो जाए। पीपीटी में तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। हाँ, तो अब अपने डिस्कस करते हैं कि एक एक कर हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं थ्रोट। ये थ्रोट क्या होता है? कंठ क्या होता है? कंठ के बारे में डिस्कस करते हैं अपने। देखिए कंठ में एक तो सबसे कम एरिया होगा। एरिया क्या होगा? सॉरी, क्या हो रहा है आज, मुझे आपको नहीं समझ आ रहा। हाँ, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा अपने पास? सबसे कम होगा, ठीक है। पूरे वेंचुरीमीटर में सबसे कम एरिया कहाँ होगा? थ्रोट में होगा, कंठ में होगा। याद रखना, एग्जामिनर सीधा आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, सबसे कम। दूसरी बात, सबसे कम क्या होगा? प्रेशर होगा। दाब जो होगा वो सबसे कम कहाँ होगा? पूरे वेंचुरीमीटर में वो कहाँ होगा? वो होगा थ्रोट के अंदर। इस बात को आप सभी समझ गए होंगे, इस चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई, आप इस चीज़ का डायग्राम बनाइए। आगे अपने चल के और बात करते हैं, खाली डायग्राम लेते हैं। अभी दो तीन बातें मैं बताता हूँ। देखो यहाँ जो नोजल थी ना, यहाँ जो नोजल थी मैं यही बता देता हूँ। नोजल का काम क्या होता है? वेलोसिटी को बढ़ाना और प्रेशर को कम करना, ठीक है। जब कोई द्रव
वेंचुरीमीटर के कन्वर्जेंस साइड पे पहुंचेगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, वह तरल में उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और उसका दाब कम हो जाएगा। यह बात सभी को समझ आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से समझ गए। वही बात अपने डिफ्यूजर के लिए करें तो डिफ्यूजर का कार्य क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाना और वेलोसिटी को कम करना। तो इससे एक एमसीक्यू सीधा सीधा निकल के आता है कि डाइवर्जेंट साइड का काम क्या है। डाइवर्जेंट साइड पे अपने क्या होता है, वेंचुरीमीटर में प्रेशर को बढ़ाया जाता है और वॉल्यूम को वेलोसिटी को कम रखा जाता है। आसानी भाषा में आसान से समझा रहा हूँ, नोजल का काम क्या है, वेलोसिटी को बढ़ाना और प्रेशर को कम करना। डिफ्यूजर का काम क्या है, प्रेशर बढ़ाना और वेलोसिटी कम करना। होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सेकेंड। हाँ, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो देखो, एक नॉर्मल सी ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे को भी ना बहुत प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में, जब मैं वेंचुरीमीटर पढ़ता था मुझे याद नहीं रहता था कि नोजल में प्रेशर कम होगा या वॉल्यूम वेलोसिटी कम होगी। मुझे ये चीज़ वास्तव में याद नहीं रहती थी। हो सकता है आपके साथ भी वो प्रॉब्लम आए, तो उस चीज़ का मैं आपको भी एक सोल्यूशन देता हूँ। देखो, थ्रोट के बारे में आप सभी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप थ्रोट के बारे में आप याद रखेंगे कि थ्रोट का कार्य क्या होता है, ठीक है। थ्रोट में क्या होता है, सबसे कम प्रेशर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर कब कम होगा, थ्रोट से पहले नोजल आ रही है तो नोजल में क्या होगा, प्रेशर कम होगा। इस चीज से आप याद रख सकते हो कि थ्रोट में सबसे कम प्रेशर होता है। अगर थ्रोट में सबसे कम प्रेशर होता है, उससे पहले नोजल लगी होती है, तो इसका मतलब नोजल में प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी ज्यादा होती है। आप इस चीज को याद रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपने आगे चलते हैं। एक चीज नोट की आपने, कन्वर्जेंट साइड और डाइवर्जेंट साइड की लेंथ ना कम छोटी बड़ी है। ये चीज आपने नोट की है क्या, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, छोटी बड़ी है। इस चीज को आपने नोट किया है या नहीं किया। तो ये वास्तव में इनकी लेंथ जो होती है वो छोटी बड़ी होती है। इनकी लेंथ क्या होती है, 2.5 d1 और इसकी लेंथ क्या होती है, 7.5 d1, ठीक है। क्या होता है 2.5 d1 और 7.5 d1। अब आप कहोगे सर इसकी लेंथ लंबाई मतलब ज्यादा क्यों रखी गई है। ऑब्वियस सी बात है, आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा। एक तो किसी प्रकार का लॉस ना हो, मतलब हेड लॉस ना हो, ठीक है। किसी प्रकार का कुछ शीर्ष में हानि ना हो। अगर अपने इसको लेंथ अगर थोड़ी कम रख देते ना, तो जो फ्लो बनता हुआ आ रहा है, वो निरंतर जो फ्लो बनता हुआ आ रहा है वो टूट जाता, ठीक है। तो रेगुलर फ्लो के लिए भी इसको यूज करते हैं कि किसी प्रकार का मतलब फ्लो में चेंजेस ना आए, कि वो लगातार बहता हुआ ही नजर आए, मतलब बहता रहे, ठीक है। अगर इसको कम रखते, लेंथ को अपने कम रखते, तो ऑब्वियस सी बात है जो रेगुलर जो फ्लो उसमें बह रहा था उसमें मतलब चेंजेस आ जाते, वो धीरे हो जाता, या अपने इसको टेक्निकल टर्म में स्ट्रीम उत्पन्न हो जाती है, उसमें भंवर उत्पन्न हो जाता। उससे बचने के लिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट साइड को अपने लंबा करते हैं। टेक्निकल टर्म में आपको समझा दिया। होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अभी मैं एक दो बातें और हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट साइड का आप ध्यान रखोगे। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं एंगल। ये जो एंगल है ये होता है 20 से 22 डिग्री तक, 20 से 22। और ये जो एंगल है ये 5 से 7 डिग्री तक होता है। इस बात को, जो बातें बता रहा हूं वो डायग्राम में लिख लेना। एग्जामिनर सीधा पूछता है कि कन्वर्जेंट साइड की अपेक्षा डाइवर्जेंट साइड की लंबाई कितनी होती है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो लगभग कितनी होती है, 3 गुना होती है। याद रखेंगे। एंगल के बारे में पूछ सकता है कि कन्वर्जेंट साइड का एंगल कितना होता है, 20 से 22 के बीच में, और डाइवर्जेंट का 5 से 7 के बीच में होता है। बहुत प्यार से एक एक चीज आपको फिगर से समझा दिया है। उसके बाद की एक दो बातें भी आप याद रखोगे। देखिए, उसके बाद में ये D1 है, ग्रीन पेन हटाने दो। हाँ, तो ये D1 है और ये D2 है। D1 और D2 का जो अनुपात होगा ना, वो लगभग 1/3 से 1/2, मतलब 0.33 से 0.5 के बीच में होगा। इस चीज को भी आप याद रखना। एग्जामिनर सीधा आपसे एग्जाम में पूछता है
इनलेट और आउटलेट डायमीटर व्यास का अनुपात कितना होता है, तो 1/3 से 1/2 के बीच में मध्य में होता है। यही मतलब आपका जो फिगर के अनुसार आपको पूरा वेंचुरीमीटर मैंने समझा चुका हूँ। क्या कन्वर्जेंट साइड होती है, क्या डाइवर्जेंट, थ्रोट का क्या क्या होता है, थ्रोट में सबसे कम एरिया होता है, सबसे कम प्रेशर भी होता है। अब अपने बात करते हैं, ये जो आप दो डंडे से देख रहे हो ना निकले हुए, इसको अपने कहते हैं पीजोमीटर। क्या कहते हैं इसको? पीजोमीटर। ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, सिंपल सी बात समझाऊंगा। इससे अपने क्या नापते हैं, किसी भी पाइप का अपने प्रेशर हेड नापते हैं। हेड नापने के काम आता है, शीर्ष नापने के काम आता है ये, ठीक है। इसमें से यदि पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रेशर तक मान लो कि अपना पानी चला गया, ठीक है, और इस चीज़ में यहाँ पे इतना पानी चला गया, मतलब थ्रोट में इतना है और जो आउटलेट में इतना है, मतलब इनका गैप अपने कह सकते हैं ना, ये है, ठीक है, ये इनका गैप है और इसको अपने क्या कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं, शीर्ष हेड से इसको डिनोट करते हैं, हेड डिफरेंस शीर्ष में अंतर से इसको डिनोट करते हैं, एच से अपने डिनोट करेंगे। आगे अपने एच का कार्य होगा, तो इसलिए आपको पहले ही बता दिया, स्मॉल एच से आप इसको डिनोट करते हैं। हेड मतलब आप कह सकते हो कि शीर्ष में अंतर को अपने क्या कहते हैं, स्मॉल एच से अपने डिनोट करते हैं। होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, होप आप बोर नहीं हो रहे होगे। अगर हो रहे हो तो कोई इलाज नहीं है, मैं खुद ही बंदा ही बोर हूँ। तो चलिए बात करते हैं, अपने आगे बात करते हैं। देखो यार, मेरा जो मोटिव है ना, मुझे ये होता है कि मैं फालतू की बात ना करूं। आपको जो बातें बता रहा हूँ, देखो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, मुझे ये बात पता है, वो धीरे धीरे ही अपग्रेड होगा, क्योंकि मैं अभी, मेरे को यार कितनी क्लासेज हुई है, मेरे 5-6 क्लासेज या 7वीं क्लास है, तो मैं नया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो आपको दे रहा हूँ, मैं बस वो आपको पूरा मतलब अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करूँ, जो चीज़ आपको सभी चीज़ें समझ आ जाए। डिस्चार्ज के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था, तो क्यूथोटिकल डिस्चार्ज जो वेंचुरीमीटर के लिए वेंचुरीमीटर के लिए क्यूथोटिकल क्या होगा, A1 A2। A1 क्या है, इनलेट का एरिया, A2 क्या है, आउटलेट का एरिया। अंडर रूट में 2G H अभी अपनों ने देखा कि डिफरेंस, हेड का डिफरेंस दोनों साइड, थ्रोट और आउटलेट के जो हेड में जो शीर्ष में अंतर है, उसको अपने H से डिनोट करते हैं। अपॉन में अंडर रूट में A1 की स्क्वायर माइनस A2 की स्क्वायर, यह होता है क्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। थ्योरेटिकल को सैद्धांतिक कह सकते हैं अपने, ठीक है, सैद्धांतिक, हाँ, सैद्धांतिक विसर्जन कह सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आपको, मुझे नहीं लगता अभी कोई प्रॉब्लम होगी। सिंपल फॉर्मूला है, रटना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, जो रटना पड़ेगा वो रटना ही पड़ेगा। आपको मैं डेरिवेशन समझा दूंगा, आप आखिरी में उस चीज़ को रटोगे। इस चीज़ की डेरिवेशन नहीं होती, एक फॉर्मूला निकाल के दिया हुआ है, बस आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। अब अपने बात करते हैं CD। CD क्या होता है, कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज अपने इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं, विसर्जन गुणांक, हम इसको हिंदी में कहते हैं। CD क्या होता है, देखो CD को अपने कैसे लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपने एक्चुअल नीचे रखेंगे और थ्योरेटिकल ऊपर रखेंगे। नहीं, एक्चुअल फॉर्म में क्यू थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जितना भी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या कोफिशिएंट जितने भी है वेंचुरीमीटर के गुणांक है, किसी के गुणांक, तो वो 1 से कम होते हैं। 1 से कम कब हो गए, देखो एक्चुअल में क्या स्थिति होती है, जब भी एक आइडियल चीज लेते हैं, कोई सैद्धांतिक लेते हैं और एक एक्चुअल लेते हैं, तो हमेशा जो थ्योरेटिकल चीज होती है वो ज्यादा ही होगी। आपको ये चीज पता है, एक्चुअल में बहुत सारे प्रकार के लॉसेज हो जाते हैं, एनर्जी लॉस हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण विस्कोसिटी उसमें काम करेगी। एक्चुअल की वैल्यू कम आती है और थ्योरेटिकल की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आती है। इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होगा। तो इसी के बारे में अपने आगे देखते, देखो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्यू निकालना है मुझे, तो CD इंटू में क्यू थ्योरेटिकल,
यह चीज़ सभी को समझ आ गई होगी, इस चीज़ में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्यू एक्चुअल क्या होगा, क्यू एक्चुअल होगा सी डी इंटू में A1 A2 अंडर रूट 2GH बटा में अंडर रूट A1 की स्क्वायर माइनस A2 की स्क्वायर। होप सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू एक्चुअल और क्यू थ्योरेटिकल के अनुपात को अपने क्या कहते हैं, विसर्जन गुणांक कहते हैं। इसकी एक स्थिर मान होता है, उसके बारे में डिस्कस करें, वो कितना था 0.62। याद रखना जितने भी कोफिशिएंट होते हैं उनका मान 1 से कम होता है। ठीक है, आपके एफएम में बहुत सारे हैं पर अपने वेंचुरी में बर्नौली थ्योरम में सिर्फ दो ही यूज होते हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अपने यूज करेंगे, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि सी डी की वैल्यू फिक्स होती है औसतन। ठीक है, वैसे हर एक के लिए नहीं, पर औसत सी डी की वैल्यू अपने क्या लेके चलते हैं 0.62 या 0.64 भी आपको कहीं की मिल जाएगा, तो उस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इतनी बात आपको सभी को समझ आई या नहीं आई। वेंचुरी मीटर आपका यही कंप्लीट होता है, इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सीडी की कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की कोई भी यूनिट नहीं होती, इस चीज़ का आप याद रखें, क्योंकि डिस्चार्ज और डिस्चार्ज की यूनिट कट जाएगी एक दूसरे से, इस चीज़ को आप सभी याद रखेंगे। चलिए, वेंचुरी मीटर यही कंप्लीट हो गया। बहुत सारी बातें बताई और एक एक बात आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना मैंने यहाँ पे ये सब बना दिया और आप इस चीज़ को लिखोगे नहीं, चाहे डायग्राम में लिखो, इस चीज़ को याद करना है। यहाँ पे आपको ये एरिया कम और ये मैंने लाइंस में नहीं लिखाया, आप जैसा भी अपनी भाषा में लिखना चाहो लिख सकते हो। कन्वर्जेंट साइड के बारे में बता दिया, नोजल का काम क्या होता है याद रखना। आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, देखो मैं बताता हूँ, एग्जामिनर आपसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में क्या पूछेगा। ठीक है, पहली चीज डाइवर्जेंट की जो लंबाई होती है वो लंबी क्यों रखी जाती है आपको बता चुका हूं मैं। दूसरी चीज कन्वर्जेंट जो साइड होती है वेंचुरी मीटर की, ठीक है, कन्वर्जेंट हिस्सा जो होता है उसमें वेलोसिटी कैसी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर रहती है या नेगेटिव रहती है, तो क्या होती है, अधिकतम होती है वेलोसिटी। ठीक है, इस चीज़ को भी अपने याद में रखना है। होप तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं वेंचुरी मीटर सॉरी ओरिफिज मीटर के बारे में। देखो मैं आपको आसान भाषा में, ये पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है ओरिफिज मीटर, सिर्फ आपको दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद में इसका भी चैप्टर क्लोज है अपने सामने। देखो, ओरिफिज प्लेट लगा दी, ठीक है, यार मेरा ना गला सा खराब हो रखा है, यहाँ से फ्लो जा रहा है, तो ये ओरिफिस प्लेट के कारण ये फ्लो कुछ वेंचुरी मीटर की तरह काम नहीं कर रहा क्या? आपको नहीं लगता कि यहाँ पे, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा यार, ये भी अच्छा नहीं है, अच्छा सा पेन देखे ना, ये लेते हैं। हाँ, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे जाकर थ्रोट बन रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंट साइड बन रही है और यहाँ पे डाइवर्जेंट साइड बन रही है, कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा है क्या आपको इसको देख के, इस डायग्राम को देख के? तो जी हाँ, ओरिफिज मीटर का काम भी क्या होता है, डिस्चार्ज नापने के काम में आता है। ठीक है, डिस्चार्ज नापने के काम में आता है, विसर्जन नापने के काम में आता है, याद रखेंगे ये बात। अब आप पूछोगे सर फिर वेंचुरी मीटर क्यों यूज किया अगर अपने पास ओरिफिज मीटर है, या ओरिफिज मीटर क्यों लेके आए जब अपने पास वेंचुरी मीटर है? अभी मैं आपको उस चीज़ के बारे में क्लियर करता हूँ। फॉर्मूले की बात करूँ, वो सेम ही फॉर्मूला है, क्या, क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू सी डी इंटू में A1 A2 अंडर रूट 2GH बटा में अंडर रूट A1 की स्क्वायर माइनस A2 की स्क्वायर। याद रखना, इस चीज़ के बारे में अपने याद रखेंगे। अब अपने बात करते हैं कि वेंचुरी मीटर, एक जगह अपने वेंचुरी मीटर लिखते हैं और एक जगह अपने ओरिफिज मीटर लिखते हैं, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, वो आप याद रखोगे। देखो, इसमें ये कब यूज होता है, जब डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिस्चार्ज के लिए यूज होता है, ये कम डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, और आप कितना मर्जी कुछ पढ़ लो, सस्ता होता है, छोटा होता है, एनर्जी लॉसेस कम होते हैं, वो भी बताता हूँ। एक ही मेन रीजन है, वेंचुरी मीटर ज़्यादा डिस्चार्ज नापने के लिए काम में आता है और ओरिफिज मीटर जहाँ डिस्चार्ज कम होता है, जहाँ
फ्लो कम होता है वहाँ पे अपने क्या यूज़ करते हैं, ओरिफिज मीटर यूज करते हैं। इसमें जो एनर्जी लॉसेज होते हैं ना, एनर्जी लॉस कम होते हैं और इसमें जित एनर्जी लॉस ज़्यादा होते हैं। ये बात आप रटने वाली है, रटना ही आपको पड़ेगा, ठीक है। और आप इसमें डिस्कस कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जगह घेरता है, ये ज़्यादा जगह लेता है और ये कम जगह लेता है। ये दो तीन मेन रीजन ही है, आज ज़्यादा इन डेप्थ मत घुसना। वेंचुरी मीटर ओरिफिज मीटर के ये 2 से 3 मेन रीजन ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतनी बात आप ध्यान में रखोगे, ओरिफिज मीटर अपना यही खत्म है। देखो ओरिफिज और माउथ पिच आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उस चीज़ की टेंशन मत लेना। सिर्फ बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन है तो उसमें ओरिफिज मीटर ही आता है। अब हमने बात करते हैं पिटोट ट्यूब। अब ये नई बला आ गई है, बहुत बहुत क्लेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बात करते हैं पिटोट ट्यूब कहाँ पे यूज होता है। पिटोट ट्यूब अपने यूज करता है वेलोसिटी नापने के। क्या नापने के? वेलोसिटी। अरे यार, आप एक ट्यूब से किसी चीज़ की वेलोसिटी नाप सकते हो, तभी तो आप इंजीनियर हो। कि एक ट्यूब आपने ऐसे ओपन चैनल में, हाँ किसकी? ओपन चैनल की। ओपन चैनल का मतलब किसी नहर की या नदी की, जहाँ मतलब बहाव, फुल बहाव पे आपने ये ट्यूब डालोगे और आप वेलोसिटी नाप लोगे, तभी तो आप इंजीनियर हो। तो कैसे अपने वेलोसिटी नापते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वी थ्योरेटिकल क्या होता है? √2gh, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूँ, देखो ऐसे मैं नीला नीला पेन लूंगा यार, ऐसे पानी पानी की बेइज्जती थोड़ी करनी है। ये आ गया आपका पानी, पानी ओपन चैनल में, मतलब यहाँ पे पानी बह रहा है, ठीक है। यहाँ से पानी गया इसके अंदर। अभी यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी यूज हो रही है ना, यहाँ पे पानी का कोई ना कोई वेग है, आपको सभी को ये बात पता है, वेलोसिटी है। यहाँ पे जाता जाता एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद में ये प्रेशर में चेंज हो जाएगा, प्रेशर हेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक शीर्ष में चेंज हो जाएगा, प्रेशर हेड में चेंज हो जाएगा। उसी के बारे में अपने बात करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसके बारे में उठा के डिस्कस करते हैं। इसको अपने कहते हैं हिंदी में ठहराव बिंदु, ठहराव बिंदु, स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन पॉइंट अपने इसको कहते हैं। वैसा पॉइंट जहां पर काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी जो चेंज होती है, आप कहने उसमें मत घुसना, वेलोसिटी प्रेशर में चेंज हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा किस में, दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्टैग्नेशन पॉइंट। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी किस में हो जाती है? प्रेशर एनर्जी में। गतिज ऊर्जा किस में हो जाती है? दाब ऊर्जा में। या इसके बारे में एक पॉइंट आप और याद रखोगे, आपको दिख रहा होगा, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वैसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वेग क्या हो जाएगा? वेग अपना जीरो, शून्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पॉइंट को अपने क्या कहते हैं? ठहराव बिंदु, ठहराव बिंदु, स्टैग्नेशन पॉइंट अपने कहते हैं। पिटोट ट्यूब में स्टैग्नेशन पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट पे आके जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो किस में? प्रेशर में चेंज होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से अपने को एच का मान पता लग जाएगा और यही एच अपने उठा के इस फॉर्मूला में रख देंगे और इससे अपने को वेलोसिटी थ्योरेटिकल अपने को पता चल जाएगी। अब वही बात सीवी, सीवी क्या होता है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग गुणांक आप कह सकते हो, हिंदी में थोड़ा सा आप देख लेना, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं अपने। सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? वी एक्चुअल अपॉन में वी थ्योरेटिकल। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और वी थ्योरेटिकल, सॉरी वी एक्चुअल अपने जब निकालेंगे तो सीवी इंटू में √2gh अपने लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। देखो लिखाने लायक इसमें कुछ भी नहीं था आपको, आप ये सोचो कि सर हमें नोट्स बनाने थे, उस लायक कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। समझाने वाली चीजें थी, आपने समझ लिया। अब आप किसी मर्जी तरीके से उस चीज को लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। हर एक बंदे का अपने लिखने का, पढ़ने का, समझने का एक तरीका अलग होता है। अब कईयों को मेरी क्लास बोर लगती होगी, रीजन है उसके पीछे। रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपने या तो ये चीजें पहले पढ़ रखी है,
आपने पढ़ रखी है, अब मैं हूँ, अगर मैंने सब कुछ पढ़ रखा है और मेरे को भी अभी सेम चीजें कोई बताएगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा यार ये सब कुछ तो मैंने ना पढ़ रखा है, इस चीज में क्या तो मजा आ रहा है। ठीक है, ये सभी के साथ होता है, परंतु ये वही बंदा जिसने अभी तक इन चीजों के बारे में पढ़ा नहीं है, जिनको ये लगता है कि हमारी टेक्निकल कमजोर है, उन बंदों से जाके पूछिए कि ये मतलब ये सभी चीजें उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वही बात, क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू सी वी इंटू में अंडर रूट 2GH। ठीक है, अब अपने सी वी की मान की बात करें तो सी वी होता है 0.98। याद रखना सी वी की वैल्यू सी वी की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है 0.98, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विसर्जन गुणांक की कितनी होती है 0.62। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का मान कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से कम होता है ज़्यादा होता है, तो क्या होता है ज़्यादा होता है। होप सो आपको तीनों चारों चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा राम कथा नहीं गाई आज आपके सामने, आपको ज़्यादा मैंने बोर करने की कोशिश भी नहीं की। एप्लीकेशन में 3 चीज़ें थी, वेंचुरीमीटर के बारे में समझ गए आसानी से। अगर आपको नहीं समझ आता आप फिर भी एक क्लास और लगा के देख लेना, एक एक बात नोट करते जाना, आपको सब समझ आ जाएगा। एंगल वगैरह मत छोड़ना, मैं फिर कह रहा हूँ लेंथ भी मत छोड़ना, इस चीज़ को भी याद कर लेना। वेंचुरीमीटर क्या होता है थियोरटिकल वे में समझा दिया, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, वहाँ एक्चुअल में डिस्चार्ज क्या होता है उसके बारे में। ओरिफिज मीटर में कुछ लंबी जोड़ी बात नहीं है, सिर्फ डिस्चार्ज नापने काम आता है, कहाँ पे जहाँ पे डिस्चार्ज थोड़ा कम होता है वेंचुरीमीटर से। वेंचुरीमीटर और ओरिफिज मीटर में अंतर आपको बता दिया। पिटोट ट्यूब के बारे में, पिटोट ट्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ठहराव बिंदु, स्टैग्नेशन पॉइंट। इस चीज को आपने छोड़ के नहीं जाना और याद रखना, क्योंकि देखो तीन तीन है एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम की, वेंचुरीमीटर, ओरिफिज मीटर और पिटोट ट्यूब। ठीक है, वेंचुरीमीटर और ओरिफिज मीटर तो किस लिए यूज होते हैं, डिस्चार्ज के लिए, पर पिटोट ट्यूब हटके है, कुछ अलग है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वेलोसिटी के लिए यूज होता है पिटोट ट्यूब। इस चीज के बारे में आप याद रखेंगे, इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आज की क्लास अच्छी लगी है कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल ईजी स्टडी, अपना टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम, कोई MCQs या कुछ भी समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।